अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। बात आज हम करने जा रहे हैं इराकी एयरफोर्स को सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट की डिलीवरी के हवाले से। कहने को तो ये जस्ट एक डिलीवरी है कि पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने अपने मुल्क में तैयार करता सुपर मुशाक बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट इराकी एयरफोर्स को दे दिए, लेकिन इनकी अफादियत पाकिस्तान के लिए इन जहाज़ों की सर्विस से कई गुना बढ़कर है इराकी एयरफोर्स के लिए। मतलब इराकी एयरफोर्स के लिए ये एक लाइफलाइन या एक लिमिटेड अटैक रोल में भी यूज़ किए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ के अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें, जबकि अगर हम इसे पाकिस्तान आर्मी एविएशन या पाकिस्तान एयरफोर्स में देखें सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट को, तो इसे घर की मुर्गी दाल बराबर के तौर पर ही समझा जाता है। उसके अलावा ये तमाम डील हुई और ये पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी थी जियोपॉलिटिकल लेंस के थ्रू अगर देखें, लेकिन इस पर पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की खामोशी एक हद तक सवालिया निशान भी खड़े करती है कि अगर आपकी पीआर कैंपेन्स ही अच्छी नहीं है, अगर आप अपनी चीज़ों को हाईलाइट ही नहीं कर पा रहे, तो आप मुस्तकबिल में किस तरह फ्लरिश कर सकते हैं। और सेम कुछ इस तरह की गलतियां हमने इससे पहले दुबई एयर शो में भी देखी थी। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। 17 अप्रैल को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से या पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की तरफ से पहला बैच सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट का दिया गया इराकी एयरफोर्स को, और इसकी खबर देने वाला इराकी एयरफोर्स खुद थी। उसके बाद एक दिन बाद यानी 18 अप्रैल को पाकिस्तानी एम्बेसी जो कि इराक में मौजूद थी उसे ख्वाब खरगोश से जाग आई और उससे पता लगा कि पाकिस्तान ने जहाज़ बेचे हैं इराक को, तो हमें बता देना चाहिए लोगों को। फिर उन्होंने ये बताने का कष्ट किया। बुनियादी तौर पर फरवरी 2021 में ये डील हुई थी 12 सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट लेने की पाकिस्तान और इराक के दरमियान, और इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो $33 मिलियन है। सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट ईरान भी यूज़ करता है, सऊदी अरेबिया यूज़ करता है, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली चूँकि इसे बनाता है और उसे यूज़ भी करता है। उसके अलावा दूसरे बहुत से कंट्रीज़ हैं, नाइजीरिया यूज़ करता है। ये एयरक्राफ्ट कहने को तो एक बेसिक ट्रेनर है, बट इसके अंदर काफ़ी ऐसी कैपेबिलिटीज़ मौजूद है कि ये क्लोज एयर सपोर्ट के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नया आइडिया है कि एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को बॉम्बिंग रोल के लिए या लिमिटेड क्लोज एयर सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाना। हम 1971 वॉर में भी देख चुके हैं, जब पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए मुश्किल हालात थे तो पाकिस्तान ने T-33 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को भी क्लोज एयर सपोर्ट के लिए और रिकॉनेसेंस मिशंस के लिए यूज़ किया है। और ना सिर्फ ये, बल्कि इससे पहले भी बहुत सी ऐसी वॉर्स देखी गई हैं जहां एयर फोर्सेस ने अपनी डॉक्ट्राइन्स में इलास्टिसिटी का मुजाहरा करते हुए अपने ट्रेनर या तरबियती जहाज़ों से ही जंगी रोल भी बखूबी अदा करवाया है। पाकिस्तान इन ट्रेनर एयरक्राफ्ट यानी कि सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट को जंगी मकासद के लिए यूज़ नहीं करता, लेकिन इनकी ट्रेनिंग बहरहाल पायलट्स को दी जाती है। इन पर आपको FT9 बॉम्ब्स लगे हुए नज़र आएंगे, रॉकेट पोड्स वगैरह ये फायर कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान इन्हें यूज़ नहीं करता क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर एयरफोर्स मौजूद है। हमारे पास फाइटर जेट्स, अटैक एयरक्राफ्ट एटसेट्रा हर तरह के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमें सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट को आम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या हो अगर एक ऐसा मुल्क जहां अपने अंदर ही खाना जंगी चल रही हो और उनकी अपनी एयरफोर्स का ये हाल हो कि वो अपने फाइटर जेट्स को भी अपनी मर्ज़ी से नहीं उड़ा सकते। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इराकी एयरफोर्स की। कहने को तो इराकी एयरफोर्स के पास 34 से 36 के दरमियान F-16 मौजूद हैं और F-16 ब्लॉक 50 स्टैंडर्ड्स के मौजूद हैं, लेकिन ये F-16 वो ना तो अपनी मर्ज़ी से सही तरह उड़ा सकते हैं, ना इन पर कंसिडरेबल अमाउंट में उन्हें वेपन्स दिए गए हैं। अब जस्ट आप खुद सोचें कि अगर आपके पास दुनिया का नंबर 1 एयरक्राफ्ट भी हो, F-22 या J-20 या F-35, लेकिन उसके लिए वेपन्स ना हो तो वो जहाज़ तो आपके किसी काम का नहीं है। सेम एज़ इससे पहले जब चैनल मैंने शुरू किया तो तब मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इराकी F-16 की स्टोरी पर। वहाँ मैंने काफ़ी चीज़ें डिटेल से एक्सप्लेन की थी, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो दोबारा यहाँ रीलोड कर दूँ ताकि आप लोग देख सकें। बेसिकली उसमें था क्या कि 2021 के एंड में जो अमेरिकन टीम से यानी अमेरिकन इंजीनियर थे वो इराक छोड़ के चले गए थे, क्योंकि यहाँ की खाना जंगी में काफ़ी ज़्यादा शिद्दत आ चुकी थी। ना सिर्फ ये, बल्कि अमेरिका ये भी कोशिश करता है कि वो बगदाद एयरबेस में मौजूद F-16 सही तरह फ्लाइबल कंडीशन में ना रहने दे। उसकी वजह यह है कि कल को अगर दाइश या कुर्द फोर्सेस इन इलाकों पर कब्जा कर लेती हैं तो ये F-16 उनके हाथ में जा सकते हैं, और अगर ये F-16 उनके हाथ में पहुंच गए तो ये इनडायरेक्टली ईरान के हाथ भी लग सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर एक ओसिन प्लेटफॉर्म थे अमेरिका के, उन्होंने ये पूरी राइटिंग लिखी थी, और उनके ओबियसली पीछे अमेरिकन हुकाम के साथ भी राब्ते होते हैं इनडायरेक्टली। अब इनका प्राइम फाइटर एयरक्राफ्ट इराकी एयरफोर्स का F-16 है, लेकिन F-16 की हालत जैसा मैंने आपको बताई कि ना इनके पास मिसाइल्स हैं उस पर लगाने के लिए,
जो इनके पास लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स या दूसरी म्यूनिशन है वो भी कोई कंसिडरेबल अमाउंट में नहीं है, जिसकी वजह से इनके F-16 एक सिटिंग डक के तौर पर देखे जाते हैं। ऐसे में एक ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट जो इनके पास मौजूद है वो है Su-25, जो कि रशियन मेड है। एक बहुत अच्छा क्लोजर स्पोर्ट एयरक्राफ्ट है, बॉम्बिंग रोल में बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट समझा जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ इराक का नक्शा देखें तो इसके जो टोटल नॉर्दर्न एरियाज़ है, शुमाली एरिया, वो कुर्द तंजीमों के अंडर है। इसके सेंट्रल एरिया में और मुख्तलिफ ज़्यादातर एरिया में इराकी गवर्नमेंट ही है, लेकिन इसके वेस्टर्न एरिया यानी कि मगरबी इलाकों में दाइश या ISIL का कंट्रोल है। कहने का मकसद ये है कि मुल्क एक है लेकिन उसके अंदर कंट्रोल डिफरेंट प्रोक्सीज का या डिफरेंट तंजीमों का या डिफरेंट ताकतों का है। तुर्की के नज़दीक कुर्द फोर्सेस को अमेरिका सपोर्ट करता है, और उसके अलावा दाइश वगैरह के बारे में भी बातें चलती हैं कि इनको ईरान सपोर्ट करता है और ईरान कुर्द फोर्सेस के खिलाफ लड़ता है। अब एक चीज़ आप इमेजिन करें, क्या हो कि अगर ये जो इमेजिनरी बाउंड्रीज बनी हुई हैं कि ये इलाका कुर्दों का है, ये इलाका दाइश का है, ये इलाका इराकी फोर्स का है या इराकी गवर्नमेंट का है, अगर इन इमेजिनरी बाउंड्रीज पर कोई स्कर्मिश होती है या एम्बुश होती है और वहाँ इराकी एयरफोर्स को अपनी एयर पावर चाहिए, तो Su-25 उनके पास मौजूद है लेकिन 8 की तादाद में है, कोई बहुत बड़ी तादाद में नहीं है। उनके पास एक और ऑप्शन भी हो सकता है, वो है सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट। सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट एक वक्त में 2 बॉम्ब्स कैरी कर सकता है, टोटल इसके पास 6 हार्ड पॉइंट्स हैं। ये मशीन गन कैरी कर सकता है, 68 mm या 75 mm के अनगाइडेड रॉकेट्स ये कैरी कर सकता है, और इवन ये रॉकेट पोर्ट्स हम समझते हैं कि कोल्ड वॉर ईरा की टेक्नोलॉजी आज के दौर में सही यूज़ नहीं हो सकते, लेकिन इन रॉकेट पोर्ट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ किया गया है रशियन तरफ से भी और यूक्रेनियन तरफ से भी, जो दोनों कंट्रीज की मौजूदा जंग जारी है। तो ऐसे हालात में जहां आपको अपनी लैंड फोर्सेस के लिए क्लोज एयर सपोर्ट चाहिए और आप चाहते हैं कि आपके ज़्यादा फंड्स भी खर्च ना हो या आपको एक कोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन मिल जाए, तो सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट जैसे जो जहाज़ हैं वो अच्छी क्लोज एयर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम F-16 को देखें तो उनकी एक तो मेंटेनेंस के बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। इराक के पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है कि वो F-16 को मेंटेन कर पाए। बहुत लंबे अरसे से अमेरिकन टीम भी इराक को छोड़ के जा चुकी है। इस वक्त इराक 2 फाइटर एयरक्राफ्ट में काफ़ी दिलचस्पी का इजहार किया है उसने 2021 में, उन्होंने और राफेल एयरक्राफ्ट की उन्होंने इंस्पेक्शन की थी, और JF-17 थंडर की इंस्पेक्शन के लिए भी अक्सर औकात PSC कामरा का दौरा चलता रहता है। बहरहाल ये मुस्तकबिल की बात है, इस पर मैं अलग वीडियो कभी बनाऊंगा। ये तो बात होगी सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट की कि ये बॉम्बिंग रोल या क्लोज एयर सपोर्ट अच्छी कर सकता है। दूसरा, हमें यहाँ ज़रा पाकिस्तान के किरदार को भी देखना होगा कि हमने ये एयरक्राफ्ट इराक को दिए, जियोपॉलिटिकल लेंस में एक पाकिस्तान का एक अच्छा कदम था, लेकिन इसकी खबर खुद इराक ने दी, पाकिस्तान की तरफ से इसको टेकअप ही नहीं किया गया, कोई अहमियत ही नहीं दी गई। हाँ, पाकिस्तान की जो डिफेंस कम्युनिटी थी और उसके अलावा जो जियोपॉलिटिक्स को लोग पढ़ने वाले थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसे प्रेज़ किया, अप्रिशिएट किया, और पूरे एक दिन के डिले के बाद पाकिस्तानी एम्बेसी को भी याद आया कि हाँ, हमने जहाज़ इराक को दिए हैं तो हमें भी ट्वीट करके फ़र्ज से सुबकदोश हो जाना चाहिए, तो उन्होंने ये काम कर दिया। बहरहाल पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स को अपनी PR पर थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है। बेशक मैं ये नहीं कहता कि इंडिया की तरह आप हर चीज़ के मॉडल बना के पेश करना शुरू कर दें, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देनी तो आपका भी काम है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो चल रहे होते हैं, इवन वो मुकम्मल हो जाते हैं और उसके बावजूद भी कोई भी खबर हमें देखने को नहीं मिलती। और सेम इसी तरह की चीज़ें हमने दुबई एयर शो में भी देखी थी 2021 में, जब JF-17 ब्लॉक 3 की स्पेसिफिकेशंस ही गलत लिख दी गई थी और वो एक पूरा वॉचर था, उस पर तब वीडियो भी बनाई थी और काफ़ी पाकिस्तानी नाराज़ भी हुए थे उस तमाम चीज़ों पर। बहरहाल ये था आज का एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।